नमस्कार साथियों, हिंदी नाट्यशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य के अंतर्गत गद्य विधाओं का विकास यह टॉपिक अनिवार्य रूप से हिंदी की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में निर्धारित है। किसी भी राज्य से आप टीजीटी सेकंड ग्रेड, पीजीटी फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट परीक्षा खैर दे रहे हैं तो यह आपके लिए समान रूप से उपयोगी है। सभी में यह टॉपिक लगा हुआ है। उसी की तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास, अर्थात व्याख्यात्मक नहीं, केवल उसके मूल तथ्य या मूल पॉइंट जहां से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसी तैयारी के क्रम में हम हिंदी नाटकों की विकास यात्रा कर आए हैं और हम हिंदी उपन्यास गद्य विधा की विकास यात्रा कर रहे हैं। कल हमने प्रमुख उपन्यास देखे और आपको मैंने यह भी बताया कि कौन कौन से उपन्यास पूछे हुए हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। निस्सहाय हिंदू हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है। देवकी नंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। क्यों माना जाता है? ज़्यादा नहीं तो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, इसके विषय में सबने सुना होगा। देवकी नंदन खत्री के प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता 1888, ये वाली लाइन एज इट इज परीक्षा में पूछी हुई है। चंद्रकांता संतति 24 भाग 1996, 1896। नरेंद्र मोहनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1913, भूतनाथ 6 भाग हैं अधूरा है जो 1907 में लिखा जा रहा था। देवकी नंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पिताकृत भूतनाथ के शेष भाग को पूरा किया है। दो चीजें हैं, दो तरीके के उपन्यास होता है, तिलिस्मी, अय्यारी और जासूसी। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जासूसी जो उपन्यास हैं वो बिल्कुल वैज्ञानिक उस पर आपके आधारित होंगे जो जासूस काम करता है, लेकिन तिलिस्मी और अय्यारी इसमें काल्पनिक पात्र होते हैं, कल्पनाओं के आधार पर कहानियां ली जाती हैं। बहुत सारे जादू टोना मंत्रों का प्रयोग, प्रकट होना, गायब होना, ये सब तिलस्म और अय्यारी के अंतर्गत आता है। लेकिन जासूसी उपन्यासों में ऐसा नहीं होता कि कोई अपने आप प्रकट हो गया, गायब हो गया, ये सब नहीं होता। वो बिल्कुल आपके वैज्ञानिक उस पर चलते हैं, खोज कार्य उसके अंतर्गत दिखाया जाता है। तो ये बात हो गई। कल मैं आपको जब पढ़ा रही थी तो लज्जाराम मेहता को मैंने कल की कक्षा में पढ़ाया था, इनका मैं बताना भूल गई थी। इनके जो पूछे गए हैं वह धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपत्ति, तो इन तीनों को भी आप लगा लीजिएगा, ये पूछे हुए हैं। इसके अलावा जब हम उपन्यास पढ़ रहे हैं तो उपन्यासों के नोट्स मैंने चैनल पे आपको उपलब्ध करवा दिए हैं प्लेलिस्ट में, वह देख लीजिएगा यदि आप टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप नेट परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रमानुसार लगाने वाले वो जो प्लेलिस्ट है उसको चेक करें, साथ ही साथ करें। आज आप मेरे साथ उपन्यास पढ़ रहे हैं तो इसके तुरंत बाद आप उन वीडियोस को देखें ताकि आपके माइंड में चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमें कौन से पढ़ने हैं और उससे भी ज़्यादा आवश्यक है कि कौन से नहीं पढ़ने, क्योंकि हज़ारों की संख्या में उपन्यास हैं, सबको हम नहीं पढ़ सुन सकते। ठीक है, तो बस उसको छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब लोगों की जिनकी भी परीक्षाएं पास हैं, ढेरों पुस्तकें उन्होंने इकट्ठी कर ली होंगी और परीक्षा तक निसंदेह आप उन सबको नहीं पढ़ पाएंगे। सेलेक्टिव पढ़िए, अगर समय कम है तो सेलेक्टिव आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भी देखिए कि हमें क्या ज़रूरी नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। ठीक, अब ये आपको तब आएगा जब आप थोड़ी प्रमाणिक पुस्तकों की ओर जाएंगे। आगे देखते हैं। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। दो हो गए। तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक कौन है? देवकी नंदन खत्री। लेकिन जब जासूसी उपन्यासों की बात आएगी तो किसका नाम याद रखना है? गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी के प्रमुख उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर को फांसी, सरकती लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून आदि। तो ये सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है इनका, वो इनका अद्भुत लाश पूछा जाता है।
और बहुत सारी जासूसी परक जो है उपन्यासों पे फिल्में भी बनी हैं, है ना। 12 हाथ, पता नहीं कौन, 2 आंखें 12 हाथ, 4 आंखें 12 हाथ, ऐसी कुछ करके कई सारी फिल्में हैं। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा गया है, यानी कोई अंग्रेजी का विद्वान जैसे उपन्यास लिख रहा है और वैसे अगर किसी हिंदी के ने लिख दिए तो उसको उसका नाम दिया जाता है। अब ये और बेवकूफ़ी देखिए कि कालिदास को कहते हैं कि वो हिंदी का शेक्सपियर। अरे भैया, शेक्सपियर बाद में आए, कालिदास बहुत पहले वो सब कुछ लिख के छोड़ चुके, तो तुम्हें शेक्सपियर को जाके उपाधि देनी चाहिए कालिदास की, लेकिन ना कि कालिदास को तुम शेक्सपियर की उपाधि दे दोगे। पर जैसा कि मैंने कहा कि जो अंग्रेज कर दें उसको तो हमारे भारत वाले लोग ये समझते हैं कि पता नहीं क्या कर दिया, अब तो बस भाषा भी वही बोलनी है। खैर, उपन्यासकार और उपन्यास भुवनेश्वर मिश्र का है घराऊ घाट। ये कौन से हैं? प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी के महत्वपूर्ण उपन्यास देखते हैं। भुवनेश्वर मिश्र का है घराऊ घाट, बलवंत भूमिहार। राधाचरण गोस्वामी का है सौदामिनी। ये पूछा हुआ है, ये जो सुमेलित करने वाले आते हैं ना आपके प्रश्न, उनमें पूछा हुआ है। कुंवर हनुमंत सिंह चंद्रकला 1993, जिनेन्द्र किशोर का गुलेनार 1907, गंगा प्रसाद गुप्त का लक्ष्मी देवी 1910, अपद नारायण का विमाता 1916, ब्रजनंदन सहाय का राजेंद्र मालती अद्भुत प्राश्चित्य और अरण्यवाला। कुंवर हनुमंत सिंह कृत चंद्रकला हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट कृत ओ अजान एक सुजान हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। सौ अजान एक सुजान हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। अब द्वितीय उत्थान देखते हैं। प्रथम उत्थान में हमने क्या देखा? प्रेमचंद युग से पूर्व के उपन्यास देखे, लेकिन द्वितीय उत्थान में हम क्या देखेंगे कि प्रेमचंद युग में कैसे लिखे गए, और फिर तृतीय उत्थान पर पहुंचेंगे कैसे कि प्रेमचंद के बाद आधुनिक काल में कैसे लिखे गए। इस तरीके से क्रमबद्ध रूप से हम इनको पढ़ते चलेंगे। मुंशी प्रेमचंद्र 1880 से 1936 का मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगाल कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए मूल उर्दू में उपन्यास का उनके द्वारा किया गया हिंदी रूपांतरण निम्नलिखित है। असरारे मुआविद देवस्थान रहस्य पूछा गया है, मैं फिर बताऊंगी, पहले पढ़ लेते हैं। और देखिए इन्होंने उर्दू में लिखा है, बाद में उसका अनुवाद किया है। हम खुरमा व हम नवाब प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। कृष्णा गवन, जलवाए ईसार वरदान, बाजारे हुस्न सेवा सदन, गोशाएं आफियत प्रेमाशय, चौगाने हस्ती रंगभूमि। इनको आपके प्रकाशन वर्ष सहित इनको आपको याद करना है, पूछे गए। और ये प्रश्न के कौन से का नाम क्या है यह भी पूछा गया, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बल्कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस बुक को उठा के कहीं पेपर तो नहीं बना दिया गया। काफ़ी काम की है ये बुक, लेकिन जैसा कि मैंने कहा आप रट नहीं सकते जब तक आप शुक्ल की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक आप अन्य लेखकों को नहीं पढ़ेंगे। देखिए लेखक बहुत सारे अच्छे हैं, जैसे मैंने कहा ना कई सारी किताबें अच्छी हैं, लेकिन एक ज़्यादा मैं परीक्षा उपयोगी दृष्टि से शुक्ल का नाम लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि शुक्ल सर्वश्रेष्ठ है, उनके ग्रंथ में कोई कमी नहीं है, कई सारी कमियां हैं, तो उस पर तो चर्चा हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों के अंदर कत की जाती है। लेकिन आप जो कमेंट बॉक्स में पूछते हैं वो परीक्षा के लिए पूछते हैं, इसलिए मैं आपको शुक्ल का नाम बता देती हूँ, ठीक। तो ये चीज़ें आपको प्रकाशन वर्ष के स्थान के हिसाब से याद रखनी है। देवस्थान रहस्य 1905, दो सखियों का विवाह 1907, गवन 31, वरदान 21, सेवा सदन 18, प्रेमाश्रय 22 और रंगभूमि 22, ठीक। असरारे मुआविद देवस्थान का रहस्य प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास कायाकल्प है। 1907 में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास रचना क्रम के अनुसार निम्नांकित हैं। जैसा कि मैंने कहा भाई आपको प्रेमचंद के उपन्यास याद होने चाहिए, क्यों? क्योंकि भैया इनके नाम पे हम उपन्यासों को श्रेणी विभाजित कर रहे हैं, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद पश्चात, ठीक है। तो इनके तो कम से कम हमें याद रखने पड़ेंगे। कहने को मैं इसमें भी आपको बता सकती हूँ कि ये पूछा गया, ये नहीं पूछा गया, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी प्रेमचंद के साथ, क्योंकि दो कारण हैं।
एक तो इन्होंने इतना कुछ हिंदी साहित्य को दे दिया है कि उनके सम्मान में हमें इनकी रचनाओं को याद ही कर लेना चाहिए। दूसरा कि कुछ भी पूछा जा सकता है प्रेमचंद से, ठीक, सभी कुछ इम्पोर्टेंट है, और छोड़ना क्यों। देवस्थान रहस्य 1905, मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार और पाखंड की आलोचना। प्रेमा 1907, हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण। सेवा सदन 1918, वैश्य जीवन से संबंध समस्या का चित्रण। वरदान 1921, प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण। प्रेमाश्रम 1922, औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंधों का चित्रण। रंगभूमि 1925, औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों के चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण। कायाकल्प 1926, पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण। निर्मला 1927, दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण। गबन 1931, मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण। कर्मभूमि 1933, हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा। गोदान 1936, किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन। मंगलसूत्र 1948 में लिखा इनका अधूरा उपन्यास है। और गोदान हम अब पढ़ चुके हैं हिंदी नेटशाला पर। आगे जो प्रेमचंद के उपन्यास या कहानियाँ वगैरह हम पढ़ेंगे वो हम अपने जो दूसरा चैनल है हमारा हिंदी बुकशाला, उस पर पढ़ेंगे। आप में से जो नए परीक्षार्थी जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हिंदी पुस्तकें जितनी भी आपके सिलेबस में लगी हुई हैं उसमें आपके नाटक, निबंध, कहानियाँ और अन्य गद्य विधाएँ हो सकती हैं, वो सब आपको हिंदी बुकशाला पर मिलेंगी। बुकशाला नाम से कई चैनल हैं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो लंबी लिस्ट खुलेगी, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ हिंदी बुकशाला इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक, और उसकी प्लेलिस्ट चेक करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद ने सन 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक ने 3 उपन्यासों की रचना की है। तो यहाँ प्रेमचंद के उपन्यासों की बात यहाँ पर इन्होंने समाप्त कर दी है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद देखेंगे आप, गोदान में मिलेगा आपको। यथार्थवादी तो है लेकिन अंत में सारे पात्र आदर्शात्मक स्थिति में उन्होंने अपने उपन्यास को समाप्त किया है। कैसा है ये भी बताया है, सच क्या है समाज का, क्या होना चाहिए, क्या परिणाम है उसके, वो भी अच्छी तरीके से प्रेमचंद ने गोदान में दर्शाया है। अच्छा उपन्यास है, पढ़िएगा। पेपर के सिलेबस में है तो अभी पढ़ लीजिए, और सिलेबस में नहीं है तो बाद में काम करते हुए आप उसको, पेपर हो जाए आपका उसके बाद भी सुन सकते हैं। बाकी नेट वाले विद्यार्थियों के लिए तो गोदान पढ़ना बहुत अनिवार्य है। पिछली बार ही 5 प्रश्न पूछे गए थे, 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि इसी चैनल पर हिंदी नेटशाला पर मैं आपके लिए सीरीज़ लेके आई हूँ, हिंदी के 5000 प्रमाणिक प्रश्नों की सीरीज़, ठीक। तो उसमें जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको लग रहा है कि बहुत सरल प्रश्न हैं और अब इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन आप लास्ट वाला जो पेपर हुआ है कोरोना के टाइम का नेट वाला, उसमें देखेंगे तो 2005 के प्रश्न पत्र से वहाँ पर प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक। इसके अलावा वो जो सीरीज है वो केवल नेट परीक्षा के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेट परीक्षा में स्थापना, तर्क और क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मैं उसके साथ सॉल्व करवा ही नहीं रही हूँ आपको, उसकी अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। ये जो प्रैक्टिस सेट मैं लेके आई हूँ, आज जो प्रैक्टिस सेट डालूंगी वो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा, और ये 5000 महत्वपूर्ण और प्रामाणिक प्रश्नों की सीरीज है। ये सभी परीक्षार्थियों के लिए है। आप यूपी से तैयारी कर रहे हो, आप एमपी से कर रहे हो, आप राजस्थान से कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हिंदी साहित्य वही है। ऐसा नहीं है कि यूपी में जाके प्रेमचंद की रचनाओं के नाम बदल दोगे आप, या राजस्थान में कुछ और कर दोगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये अगर आपको लग रहा है कि बहुत सरल है तो भैया वो पूछा हुआ है, मैंने अपने मन से वो प्रैक्टिस सेट्स तैयार बिल्कुल नहीं किए हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज आप ना हो, जो पूछा गया है वो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप सब उनको नियमित रूप से लगाएं। आप मुझसे पुस्तकें पूछते रहते हैं एमसीक्यूज़ के लिए कौन से प्रैक्टिस सेट्स लें, तो इसीलिए मैंने उस सीरीज को स्टार्ट किया ताकि जो हम पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस साथ की साथ होती रहे, क्योंकि इस किताब में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। अगर इसको दोहराएंगे नहीं ना, अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये माइंड से
क्लीन होती जाएगी। ठीक है, आपने पढ़ा और उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो थोड़े दिनों बाद ही, तो वो कहीं ना कहीं कंठस्थ होता जाता है। तो याददाश्त बढ़ाइए, आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करते रहिए। ऐसा नहीं है कि परीक्षा सिर पे आ जाएगी तभी पुराने पेपर करने या प्रैक्टिस सेट करने, नहीं, प्रतिदिन लगाइए। कम से कम 5000 प्रश्न जब हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या लगता है आपको, कहाँ से परीक्षक पेपर सेट करने वाला कहाँ से पेपर सेट कर देगा भाई? जाहिर सी बात है कि उन 5000 में से ही करेगा जो प्रामाणिक हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वो मैंने नहीं लिखे हैं, वो तो लिखे हुए हैं, पूछे हुए हैं, तो उनको करिए आप। ठीक है, तो ये उन परीक्षार्थियों के लिए जवाब है जो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ रहे थे कि मैम कौन से प्रैक्टिस सेट्स करने हैं और कहाँ से हम करें, तो वो मैं करवा रही हूँ। आप लोग खरीद सकते हैं बाज़ार से, बहुत अच्छी बात है। और जिनके पास समय नहीं है या धन नहीं है, दोनों ही स्थितियों में वो लोग प्लेलिस्ट चेक करें और वहाँ से पढ़ते रहें। ठीक है, उसके लिए टाइम नहीं है तो फिर भी मैं यही कहूँगी कि टाइम को लेकर जो समस्या आ रही है, किसी का भी टाइम टेबल कोई सेट नहीं कर सकता डियर, क्योंकि सबके घरों की स्थिति अलग अलग है, सबके खाने पीने का टाइम अलग अलग है, सबकी चीज़ें अलग अलग है। टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग जो सूट करे वो कर लीजिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि बोल के आपके लिए ये प्रस्तुत कर रही हूँ। आप पे समय नहीं है तो काम करते हुए भी आप सुनिए, लेकिन सुनना ज़रूरी है। कुछ महीनों के लिए जो फालतू की बाहरी बातें उनको छोड़ दीजिए और दिन रात बस यही सुनिए। और जब आप यही सुनोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको परीक्षा, दिन रात से मेरा तात्पर्य जितना भी आपको टाइम मिलता है, कि कोई आपको परीक्षा पास करने से रोक सकता है। आप, क्योंकि मैंने ऐसा किया है, ठीक है, तो जो मैंने खुद अनुभव किया है मैं वही आपको बता रही हूँ। बाकी व्यर्थ का ज्ञान मैं यहाँ नहीं बांटने बैठी हूँ, लेकिन मैंने ऐसा ही किया है, क्योंकि भगवान हमारे लिए 24 घंटों के 48 घंटे नहीं कर देगा, इन्हीं 24 घंटों में से हमें मैनेज करना है। आगे बढ़ते हैं। विशंबरनाथ प्रसाद कौशिक के 3 उपन्यास हैं, माँ, भिखारिणी और संघर्ष। माँ 1929 माँ की महिमा एवं आदर्श का प्रतिपादन, भिखारिणी 1929 अंतर्जातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण। अब अंतर्जातीय विवाह की समस्या तो आजकल बहुत छाई हुई है, वायरल हो रहा है। टीना डाबी और अतहर जो सेकंड रैंक होल्डर थे IAS के, टीना, अब बताइए सेकंड रैंक आई थी बंदे की, लेकिन उसको क्या कह के संबोधित किया जाता है? टीना डाबी का भूतपूर्व पति। तो बजाय इसके कि युवाओं के लिए कुछ अच्छे आदर्श प्रस्तुत करते, कुछ ऐसे काम करती हैं एज ए कलेक्टर या एज ए SDM के लोग उनका अनुसरण करते, वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियां बटोर रही हैं। तो उसमें अंतर्जातीय विवाह की समस्या और प्रेम की त्रासदी का चित्रण है भिखारिणी उपन्यास में। खैर, आगे बढ़ते हैं। संघर्ष 1945 आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का चित्रण। और तो ये पूछे हुए हैं, पूछे जाएंगे। माँ और भिखारिणी तो पूछा हुआ है, भिखारिणी विशेषता पूछा जाता है। शिवपूजन सहाय ने 1926 में देहाती दुनिया शीर्षक से एक उपन्यास की रचना की। गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। ठीक, और ये देहाती दुनिया 1926 शिवपूजन सहाय का पूछा हुआ है। चंडी प्रसाद हृदयेश ने भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में मनोरमा 1924 और मंगल प्रभात 1926 उपन्यास की रचना की है। पांडे बेचन शर्मा उग्र हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किया। पत्र की शैली में चंद हसीनों के खतूत प्रसिद्ध है, इनका पूछा भी हुआ है। प्रथम उपन्यास चंद हसीनों के खतूत 1927 शीर्षक से लिखा गया। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा था। जैसा कि ये सब पुराने पेपर में एज इट इज मिल जाएगा आपको। बेचन शर्मा मतलब पुराने पेपर से मतलब जो हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं उसमें भी ये चीजें आपको मिल जाएंगी। बेचन शर्मा उग्र के निम्न उपन्यास देखते हैं। चंद हसीनों के खतूत 1927 हिंदू मुस्लिम के प्रेम एवं विवाह का चित्रण। दिल्ली का दलाल, युवतियों का क्रय विक्रय करने वाली संस्थाओं का पर्दाफाश 1927। बुधवा की बेटी 1928 अछूतोद्धार की समस्या। मनुष्यानंद नाम से रूपांतरण। शराबी 1930 वैश्या और शराब घरों का नग्न यथार्थ चित्रण। सरकार तुम्हारी आंखों में 37 शासन तंत्र की अव्यवस्था एवं प्रजा की पीड़ा का चित्रण। तो बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल और चंद हसीनों के खतूत, ये आपको क्रमानुसार प्रकाशन वर्ष अनुसार याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चॉकलेट 1927, जी 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 1937 हिंदू समाज की स्त्री की पीड़ा का चित्रण। सारे दिन स्त्री यही तो करती है, ये काम कर दो, जी जी हजूरी करना। फागुन के दिन 4 1960 और जुहू 1963। चॉकलेट और एक आप याद रखना है, चॉकलेट, ये भी याद रखना है। ठीक है, 27 में लिखे हैं इनके। और 1927 में कौन कौन से लिखे हैं इन्होंने? चॉकलेट लिखा है, चंद हसीनों के खतूत लिखा है और दिल्ली का दलाल। सब
लिखा है, और बाकी का एक ही है बुधवा की बेटी जो 28 में लिखा गया, तो इजीली याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक जोला को माना जाता है। हिंदी में प्रगतिवादी उपन्यासों के जनक पांडे बेचन शर्मा उग्र को स्वीकार किया जाता है। ऋषभ चरण जैन प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार हैं। प्रमुख रचनाएं इनकी देखते हैं। पैसे का साथी 28, दिल्ली का व्यभिचार 28, वैश्यपुत्र 29, मास्टर साहब 27, सत्याग्रह 30, रहस्यमयी 31, दिल्ली का कलंक 36, चंपाकली 37, हिज हाईनेस 38, महखाना 38, 3 के 40 और दुराचार के अड्डे 30। कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रकृतिवादी यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को माना है। प्रसाद के महत्वपूर्ण उपन्यास है कंकाल 1929, तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण, तितली 34, पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण, इरावती 36, अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास। तो ये तीनों ही पूछे जाते हैं, इरावती ज्यादा पूछा गया है। चतुर्सेन शास्त्री के कुछ औपन्यासिक कृतियों के लिए प्रकृतिवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। हृदय की परख 1918, विवाहपूर्व प्रेम एवं अवैध संतान की समस्या का चित्रण, हृदय की प्यास 31, अमर अभिलाषा 1933, विधवाओं पर होने वाले अत्याचारों का चित्रण, व्यभिचार 1924, प्रेम के अमर्यादित एवं अश्लील रूप का अंकन, आत्मदाह 1937, आज़ादी के लिए आंदोलन एवं देश प्रेम का चित्रण। तो हृदय की परख इनका पूछा हुआ है। अमर अभिलाषा भी देख लीजिएगा। अनूपलाल मंडल ने निर्वासिता 1929, समाज की वेदी पर 31, साकी 1932, रूपरेखा 34, ज्योतिर्मयी 1934 उपन्यासों की रचना की। अनूपलाल ने समाज की वेदी एवं रूपरेखा उपन्यास की रचना पत्रात्मक प्रविधि पर की है। तो पत्रात्मक प्रविधि पर एक तो बेचन पांडे शर्मा ने लिखे सर्वप्रथम, और उसके बाद अनूपलाल ने लिखे। अनूपलाल मंडल के अन्य उपन्यास हैं मीमांसा, आवारों की दुनिया, दर्द की तस्वीरें और बुझने न पाए। सियाराम शरण गुप्त गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। गोद 1932, संदेह एवं अविश्वास के कारण स्त्री की समस्या एवं दर्द। अंतिम आकांक्षा 1934, सामाजिक एवं धार्मिक विसंगति का चित्रण। नारी 1937, समकालीन हिंदू स्त्री की असहायता एवं विवशता का चित्रण। तो इनका अंतिम आकांक्षा काफी पूछा हुआ जाता है। अब प्रताप नारायण श्रीवास्तव भी गांधीवादी उपन्यासकार हैं। इनकी कृतियां हैं विदा 1937, भारतीय एवं पाश्चात्य सभ्यता का समन्वय, विजय 1937, बाल विधवा का समस्या का चित्रण, विकास 1938, उच्च वर्ग की विलासिता का चित्रण। राधिका रमण प्रसाद सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं राम रहीम 36, पुरुष और नारी, संस्कार 42, चुंबन और चांटा 56। ठीक है। प्रेमचंद युग के अन्य महत्वपूर्ण रचनाकारों को कल की कक्षा में देखेंगे। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पूर्व के वीडियो क्रमानुसार देखेंगे तो ये सभी चीज़ें आपको आसान लगेंगी। तो आज हमने प्रेमचंद युग के कुछ उपन्यासों के विषय में जानकारी प्राप्त की। छोटी छोटी क्लासेस आपकी ये हो रही हैं क्योंकि फिर हमें प्रैक्टिस सेट्स भी डालने हैं। तो मिलती हूँ, छोटी नहीं काफ़ी है, 20-25 मिनट की क्लास हो गई आपकी। मिलती हूँ आपसे कल। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।